इस सेशन में हम बीएफएम का पेपर है। बीएफएम के पेपर को हम मॉड्यूल वाइज बताएंगे। मॉड्यूल वाइज में जो उसकी वेटेज है वो बताएंगे। प्रिपरेशन करने के लिए क्या हमें स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स या आपको कौन सी न्यूज़ या कौन से सर्कुलर आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, उस बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए जो और लोग नहीं जुड़े हुए हैं। और इस क्लास को मिस करना गलत है। इसलिए गलत है कि आप लोग कहते हैं सर हम पढ़ाई शुरू कहाँ से करें। ये सबसे पहला वीडियो है जिसको देखना बहुत जरूरी है। आपको एक आधे घंटे में ओवरव्यू मिलता है, पूरा पूरा ओवरव्यू इस बात का मिलता है कि आप ये प्रिपरेशन कैसे करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा और डिस्क्राइब करने के बाद हम लोग जो बुक का सिलेबस है उसको कवर करेंगे, जिससे कि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले या आपकी स्क्रीन पर मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करूंगा जितनी भी चीज़ें होंगी। तो पेपर का नाम पेपर का नाम बी एफ एम है, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो बी एफ एम का पेपर है सेकंड पेपर है, और इसको हम ब्रॉडली देखें फॉरेक्स और रिस्क मैनेजमेंट और प्लस ट्रेजरी मैनेजमेंट। ठीक है, और ये रिस्क मैनेजमेंट का कुछ पार्ट फोर्थ मॉड्यूल में भी, तो यानी ए बी सी डी। ठीक है, इतना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिनमें इन वर्क को आप देखते हैं प्रैक्टिकली। आप लोगों से वेलकम है कि आप कुछ भी बताना चाहें तो बताइए कि आप कहाँ पर ये सब चीजें देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट तो लोन में है सर थोड़ी बहुत। थोड़ा बहुत, बिल्कुल आपने बिल्कुल पहले आपने बोला, सबसे पहले आपने बोला मैनेजमेंट में है, और उसके बाद दूसरा वर्ड बोला वो बिल्कुल एक्यूरेट बोला, थोड़ा बहुत। बिल्कुल सही बोला है ना, कि पूरा रिस्क मैनेजमेंट केवल लोन का नहीं है, और भी कुछ काम बैंक में होते हैं जिसमें रिस्क होता है, तो उन सारी चीजों को कवर किए हुए। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट की बात है, और क्या चीज आप देखते हैं। ट्रेजरी भी देखते हैं सर। ट्रेजरी देखते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रेजरी जितने भी आप में से लोग नेशनलाइज बैंक वाले हैं या बड़े लेवल के बैंक वाले हैं, वो वास्तव में ट्रेजरी ऑल ओवर इंडिया में जितना स्टाफ है उसमें से केवल 5-10 स्टाफ वहां पर देखता है इस चीज को। ठीक है, ट्रेजरी फंक्शन को देखना। लेकिन अगर आप छोटे बैंक में हैं जहां पर आपको जो उनका हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां बैठते हैं, तो वहां जरूर आप ट्रेजरी थोड़ा बहुत देखते होंगे। ठीक है, तो बड़े बैंक में ट्रेजरी देख पाना बहुत मतलब सौभाग्य की बात है, या आप उसके लिए इतना एलिजिबल हैं तब आप देख पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट लोग भरे रखे जाते हैं जो लोग अपने इस फील्ड में एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, चलो अब आप स्क्रीन पे देखिए। तो जैसे पहला मैंने अपने आप मैंने जो नाम दिया था उसका नाम दिया था फॉरेक्स, और फॉरेक्स को इन्होंने इंटरनेशनल बैंकिंग दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब यहाँ पर है। पहला जो टॉपिक है एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस, जो हम लोग करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस करते हैं, उसमें रेट कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में है। और जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है, कई बार इसमें से केस स्टडी या न्यूमेरिकल, केस या न्यूमेरिकल, इसमें से 5 मार्क्स का आ गया है इस वाले चैप्टर से, और नहीं तो 2 मार्क्स के थ्योरी के क्वेश्चन। बेसिक ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में से थ्योरी का है, न्यूमेरिकल का एसेस नहीं है। इसमें से करस्पॉन्डिंग बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट से मतलब ये है कि बैंकिंग में और कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो एनआरआई या इंडिविजुअल को अकाउंट्स के फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ पे थ्योरी के नाम पे 2 मार्क्स, लेकिन इसमें कई बार केस स्टडी आई हुई है। केस स्टडी मीन्स एक ऐसा केस दे देंगे जिसमें वो फॉरेन में रहता है, वहाँ बिजनेस करता है, फिर उसके बाद उसकी वाइफ दूसरे देश में रहती है, वो फंड भेजना चाहता है, कौन से अकाउंट में भेजेगा,
वो इंडिया में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन कर सकता है। ठीक है, ये हम लोग जब जेआईबी की क्लास लेते हैं तो उस समय भी कवर करते हैं। ठीक है, फिर एलसी की बात आती है। एलसी में कभी केस स्टडी, कभी थ्योरी, तो ये भी जेआईबी में थोड़ा कवर होता है। फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर इंपोर्टर, ये आपका जेआईबी में लगभग नहीं के बराबर कवर होता है, लेकिन यहाँ पर 2 मार्क्स अगेन, फिर यहाँ पे केस स्टडी है इसमें। रिस्क इन फॉरेन ट्रेड में 2 मार्क्स का थ्योरी आता है। रोल एक्जिम और फेमा जो हमने जेआईबी में लास्ट में कराया था, फेमा का जो एक्ट है, तो इसमें भी 2 मार्क्स का। तो अगर हम देखें तो अगेन ये जो पूरा इन टोटल है 25 मार्क्स का आपका होता है। और ऑनेस्टली बताऊं, इस मॉड्यूल को अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये मॉड्यूल आपकी रेंज में है। मीन्स अगर पूरा प्रॉपरली पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आता है। इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, ये 7 टॉपिक में से, जो आपको समझ में ना आए। मीन्स पढ़ने से सब समझ में आता है कि इंटरनेशनल बैंकिंग कैसे होती है। ठीक है, अब आप बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो जैसा कि रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग बेसल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, तो वो टॉपिक है इसमें रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। मीन्स रिस्क क्या होता है और रिस्क को मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क किस तरह से बैंक मैनेज करते हैं। बैंकिंग बिजनेस में कौन कौन से रिस्क होते हैं, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, ये प्रॉपरली बेसल का कोर टॉपिक है। बेसल का कोर टॉपिक। अभी मैंने पूछा था कि रिस्क कहाँ होता है। रिस्क, अगर हम इस बीएफएम की बात करें तो एक आपने आंसर दिया था लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस में, तो लोन्स एंड एडवांसेस जो है, अगर हम बात करें लोन्स एंड एडवांसेस की, तो लोन्स एंड एडवांसेस में कौन सा रिस्क होता है, आप लोग बता सकते हैं आराम से, बताइए आप लोग। क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क होता है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। बैंक अपने फंड का क्या करता है, लोन एडवांसेस करता है, उसके अलावा क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, यही करता है ना। और इन्वेस्टमेंट 3 कैटेगरी में करता है। इन्वेस्टमेंट 3 कैटेगरी में करता है। कोई मुझे आप लोग एक्सप्लोर करो तो बताओ तो जरा कि कहाँ कहाँ बैंक अपना पैसा इन्वेस्ट करता है लोन और एडवांसेस के अलावा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करता है, और कैपिटल मार्केट। बिल्कुल ठीक, कैपिटल मार्केट में करता है। और पेंशन बोलिए। वाला स्कीम, एनपीएस हैं? वगैरह। नहीं, एनपीएस को हम लोग इन्हीं दोनों का पार्ट मान सकते हैं कि कुछ पैसा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाता है, कुछ पैसा वो कैपिटल मार्केट में लगा रहा है। और बताओ, मैं बात कर रहा हूँ बैंक अपना फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है, जो बैंक के पास डिपॉजिट आते हैं ना, वो कहाँ लगाता है, बोलिए। चलो मैं बताता हूँ। ये जो चल रहा है ये बेसिकली क्लास का ही पार्ट है, ये पूरे सिलेबस को एक्सप्लोर करा रहा है आपको। कैपिटल मार्केट के अलावा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कहाँ पे, फॉरेक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, और इन टोटल ये जो 3 टाइप की सिक्योरिटीज हैं जो कि किस रेट से रिलेटेड हैं, मार्केट से लिंक्ड है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की अगर अधिकतर बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो रिस्क फ्री होती हैं। क्या होती हैं, रिस्क फ्री। तो हम इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना लिख के मैं लिखना चाहूंगा क्या, डेट सिक्योरिटी। क्या लिखना चाहूंगा, डेट सिक्योरिटी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी डेट सिक्योरिटी का पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मैंने हटा दिया इसमें से, क्योंकि वो रिस्क फ्री होती हैं। और अगर वो रिस्क फ्री हैं तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। और ये जितने इन्वेस्टमेंट है किस पर बेस होते हैं, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होते हैं, मार्केट पे सर। मार्केट से। इसलिए इन्वेस्टमेंट जितना भी आप कर रहे हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपका कवर होता है किससे, मार्केट रिस्क से। ठीक हो गया। चलो अब बात करते हैं अगली। आपने अपना जो है लोन्स भी संभाल लिया, अपना इन्वेस्टमेंट भी संभाल लिया। अब मुझे आप बताइए कि आपका लोन्स भी बढ़िया हो गया और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया हो गया, इनको बढ़िया कौन लोग करते हैं, बैंक्स के एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय, या हम ऐसा कह दें जितना भी कौन सा स्टाफ है, ऑपरेशनल स्टाफ, ऑपरेटिंग। ऑपरेशनल या ऑपरेटिंग स्टाफ है, ठीक है, प्लस आपके सॉफ्टवेयर, प्लस आपका सिस्टम, प्लस फ्रॉड प्रिवेंशन, आपका ऑडिट, ये सब मिला करके आपका ये काम चलाते हैं। अगर ये सारे लोग कुछ गड़बड़ करते हैं या गड़बड़ हो जाती है तो कौन सा रिस्क होता है? ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया तीनों रिस्क, कि ये 3 रिस्क इस तरह से डिफाइन है, क्योंकि जीआईबी में तो आप बस पढ़ते हैं मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, थोड़ा बहुत पढ़ के चल देते हैं। यहाँ पे एक एक यूनिट है पूरी, एक एक यूनिट आप देखिए 20-20, 25-25 पेजों की है। और कुछ एडिशनल होता है, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, इधर है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। मींस जो बी वाला मॉड्यूल है वो रिस्क मैनेजमेंट है, और उसमें इन टोटल बेसेल को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवर किया गया। बेसेल का 373 पेज का सर्कुलर है, ये समझ लीजिए उस सर्कुलर पूरा यहाँ पे जिस्ट में लाया गया है। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं तो आप इसमें से कुछ मत पढ़िए, सीधे वो सर्कुलर पढ़िए, एरर के चांसेस भी कम होंगे और पूरा चैप्टर मिलेगा। यहाँ पर आपकी बुक बनाने में तो कुछ वहां से उठा उठा के डाल दिया गया, लेकिन जब आईआईबीएफ वाला पेपर पूछता है तो वो कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। अब जो इसी के साथ में मॉड्यूल डी को मैंने लिंक किया था, इसका नाम तो है बैलेंस शीट मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट। और बैलेंस शीट मैनेजमेंट में जो फर्स्ट पार्ट है, ये हमने थोड़ा एबीएम में भी चर्चा करी थी, इसकी करी थी, यस सर। करी थी ना, ठीक है। तो अगर हमने वहां पर भी चर्चा करी है इसकी, तो इसका मतलब वो बेनिफिट हमको यहाँ भी मिलने वाला है। और मैं ऐसे कहूँगा कि जो हमारे जेआईबी में या सीआईबी में जिसको हम रेशियो एनालिसिस वाला टॉपिक बोलते हैं, उसका बेस है ये, इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल। बैंक में कैपिटल जो होती है उसका रेगुलेशन और वो क्या क्या होती है, उसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। 24th यूनिट कहती है कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी से मतलब ये है कि जो आपका CRAR है उसके बारे में बात कर रहा है, और यही बात उसने पहले भी कर ली है बेसल 3 जिसको मैंने ऊपर बोला था, ठीक है। अगर हम बात करें बेसल में, बेसल में कितने वो होते हैं पिलर? 3 पिलर होते हैं। 3 पिलर होते हैं। 3 पिलर को अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो पहला पिलर जो है ये है, कैपिटल एडिक्वेसी, दूसरा पिलर ये है, सुपरवाइजरी और रिव्यू, तीसरा पिलर ये है। मार्केट डिसिप्लिन। आपका जेआईबी में सिर्फ एक लाइन में या 10 लाइनों में ये बेसल के पिलर हो जाते हैं खत्म। यहाँ पे एवरी पिलर का, ईच एंड एवरी पिलर, 1 पिलर, सेकंड पिलर और थर्ड, तीनों पिलर का एक एक क्या है यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म। एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म, तो इसको हम बोलते हैं आईरेक नॉर्म्स, और अब इसमें पी भी जुड़ गया, आईरेक एंड एसेट क्लासिफिकेशन तो ये है, प्रोविजनिंग ये है, और इंटरेस्ट और इनकम रिकॉग्निशन तो एनपीए जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं, वो टॉपिक आपका यहां पर भी आ गया, देखिए, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी मैनेजमेंट, आपके पास जो भी डिपॉजिट आता है उसको आप कैसे डिप्लॉय करते हैं उसका मैनेजमेंट है। इंटरेस्ट रेट रिस्क हमने पढ़ा था, उसका मैनेजमेंट है। RAROC एंड प्रॉफिट प्लानिंग भी इसमें पार्ट है। तो हमने ये बोला आपसे कि बी मॉड्यूल और डी मॉड्यूल बेसल को कंप्राइज करता है। क्या हमने गलत बोला? आप बता सकते हैं अगर मैंने गलत बोला तो। नहीं सर। यही है, देखो मैंने बोला रिस्क मैनेजमेंट का एक्सटेंशन है BOD। तो जो बेसल ढंग से पढ़ रहा है इसका मतलब B और D पूरा कर रहा है। जो इंटरनेशनल पढ़ रहा है वो आपका फॉरेक्स पढ़ रहा है।
ठीक है। ये फॉरेक्स वाला 20 से 25 मार्क्स का, और सी और डी मिला के 50 टू 60 मार्क्स, ठीक है। और ट्रेजरी मैनेजमेंट 25 टू 30, अगेन ये हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। और किसी भी हालत में आप ए मॉड्यूल को छोड़ के बी सी डी से पेपर पास करने की सोचे तो गलत है। ए मैं क्यों करने को बोला हूं आपसे, ए क्यों करने को बोला हूं मैंने, वो बात बोलो जो मैंने बोली थी। जब मैंने बोला था कि ए को आपको करना है, क्यों बोली थी? ये वाला जीआईबी में भी पढ़ा है इससे, इस वजह से नहीं, मैंने कुछ और बोला था। याद नहीं उसको आ रहा। आसानी से समझ सकते हैं सर, उसको पढ़ सकते हैं हाँ, गूगल मैथ ये पे। बोला था। आपको ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक आप कर सकते हैं कवर, ठीक है। इसलिए ये बात बोली थी मैंने, ठीक है। तो आपको ए तो छोड़ना ही नहीं है। थोड़ा सा उसमें से कुछ कुछ चीज एलसी वगैरह जेआईबी में भी 5 1 मार्क्स की पढ़ी थी आपने। अब बी और डी को छोड़ नहीं सकते, बी और डी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरा पेपर ही रिस्क मैनेजमेंट बेस है। जब कल हम बात कर रहे थे कि रिस्क मैनेजमेंट का पेपर जिसको करना है तो उसको क्या करना चाहिए कि बेसल को ढंग से करना चाहिए। जो बेसल को ढंग से कर रहे हैं उनका एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट का 50% पार्ट पूरा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी मॉड्यूल की, ठीक है। सी मॉड्यूल जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप अगर किसी बैंक के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, तो ऑपरेशनल तो आप वहां पे पक्के हो सकते हैं क्योंकि ये जितना काम है सब वहां होता है। जैसे ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या है, ट्रेजरी मैनेजमेंट के प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताऊं, यहां पर जो हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की जो बात करते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जितना डेट मार्केट, मनी मार्केट, ये दोनों इसके पार्ट है। वहां भी जो भी प्रोडक्ट हमने पढ़े थे वो सेम प्रोडक्ट यहाँ पे ट्रेजरी प्रोडक्ट है, थोड़ा सा एडवांस है। तो ये जो टॉपिक है जेआईबी से थोड़ा सा एलोबरेट होता है। फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट, कि कोई भी चीज आप फंड करते हैं तो उसकी रेगुलेशंस क्या है, वो एस्पेक्ट आपको यहाँ पढ़ने। ट्रेजरी रिस्क के मैनेजमेंट की बात करी है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात करी है, ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है इसकी बात करी है, ठीक है। इसमें जो है न्यूमेरिकल या केस स्टडी 2 आ सकती हैं 10 मार्क्स की, और थ्योरी जो है 15 मार्क्स की आ सकती है। तो ऐसे करके 25 से 30 मार्क्स ये भी आ सकता है। ये समवट देखोगे आप तो थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा। एक आध ऑप्शंस के न्यूमेरिकल को छोड़ के पूरा थ्योरेटिकल है, फैक्ट है इसमें। जिनको रीडिंग हैबिट अच्छी है उनके लिए टॉपिक बहुत अच्छा है। एक एक पॉइंट आप रीड कर लीजिए, ठीक है। एक एक पॉइंट आप इसको रीड कर लीजिए तो उससे आपका काम चल सकता है, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि जब हम इसको करेंगे, बेसल को हम जब कराते हैं तो पूरा शुरू हम करते हैं 10 नंबर यूनिट से और खत्म करते हैं बाद आगे को 8 9 टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ाते हैं। 8 9 टॉपिक में तो वेरियस टाइप ऑफ रिस्क है, और 10 के आगे वाले रिस्क बेसल के डिफाइन है। तो रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, ये तीनों रिस्क सीक्वेंस में करे जाते हैं। और सेकंड मॉड्यूल की बात बताऊं मैं आपको, सेकंड मॉड्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना यह है कि 30 टू 45 कवर करता है, 30 टू 45 कवर करता है बी मॉड्यूल, ठीक है। और 15 टू 20 मार्क्स आपका लास्ट वाला मॉड्यूल, 15 टू 25। बीएफएम का पेपर जो लोग थ्योरी पढ़ने में माहिर हैं उनको हेल्प करता है, क्योंकि जितने उसके क्वेश्चन 50 टू 60 क्वेश्चन थ्योरी वाले आते हैं वो कॉन्सेप्चुअलिटी के अकॉर्डिंग, इतनी थ्योरी अगर आपने रिवाइज करी, अच्छा करा हुआ है तो ओके हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बीएफएम की स्ट्रेटजी रहेगी।
और हम लोग जब शुरू करते हैं तो जितने जेआईबी के टॉपिक और सीआईबी के पहले कॉमन चलते हैं, जिससे जेआईबी वालों को भी पिकअप मिलता है और सीआईबी वालों को कुछ रिवीजन हो जाता है। जो जेआईबी के जो फ्रेश हैं उनके लिए फ्रेश चालू हो जाता है, और उन टॉपिक्स के बाद हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं आगे कोर सीआईबी के टॉपिक्स पर। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स बीएफएम में ऐसे हैं, जैसे बेसिल का बेसिक लेक्चर एक साथ चलेंगे, तो वो जेआईबी सीआईबी का 2 दिन एक साथ चलेगा। थर्ड डे से लेके करीबन 20 लेक्चर्स हमारे बेसिल के होंगे। थर्ड डे से लेके 20 लेक्चर्स बेसिल के होंगे, और बेसिल के जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको मोस्टली कवर कराएगा। मैं दिखा देता हूँ कि कितने लेक्चर्स में बेसिल कवर होता है, और सीक्वेंशियली लेते हैं हम लोग ऐसा नहीं कि कभी कुछ ले लिया कभी कुछ, सीक्वेंस में लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे अभी मैं बात करूँ मिशन की, हाँ, यहाँ देखिए यूनिट 10 में 7 वीडियो, मार्केट रिस्क में 7 वीडियो, यूनिट 12 में 6 वीडियोस। तो इनसे हम कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करते हैं तीनों चीज़ें। ठीक है, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क। तो यहाँ पर ये वीडियोस दिख रहे हैं, यूनिट का पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, इस तरह से हम लोग पूरे यूनिट को कवर करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, जब आप पूरा कॉम्प्रीहेंसिव पढ़ लें तो उसके बाद आप फ्री हैं कुछ नोट्स को पढ़ने के लिए, या आप फ्री हैं अपने किसी भी जो आपने कहीं से कुछ क्वेश्चन सामने दिखा रहे हैं उनको देने के लिए। लेकिन ये तुक्के वाला टॉपिक नहीं है सीआईबी, इसके लिए बहुत सिंसियर मेरी एडवाइस है, आपको सिंसियर होना चाहिए। नॉलेज भी बढ़ेगा और मार्क्स वहाँ पर आराम से 50 पे 55 आ जाएंगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यूट्यूब से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? बी और डी, आनंद जी मैं बताऊं, बी और डी में लगभग आपका ये मानिए कि 50 to 65 मार्क्स आपके बी और डी में आते हैं, अगर आपने पूरा बहुत मन लगा के चैलेंज से अगर आपने किया है तो आपका काम वो बढ़िया होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपके मन में बिल्कुल पूछिए, तब तक मैं आपको बेसिल का जो मास्टर सर्कुलर है वो भी दिखा देता हूँ, जिसको मैं रेफर करता हूँ, क्योंकि कई सारी चीज़ें शॉर्टकट में चल नहीं पाती। आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ये मास्टर सर्कुलर है, 308 पेजेस का दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो बेसिक सर्कुलर है, 2014 में आया था। मास्टर सर्कुलर है, छोटे मोटे अमेंडमेंट इसमें होते रहते हैं। तो इसमें आप देखिए पूरी चीज़ दिखा रखी है, सारे रिस्क, क्रेडिट रिस्क क्या है, उसमें ऑपरेशन रिस्क है, कैपिटल चार्ज, मतलब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपने जेआईबी में नहीं पढ़ी। ठीक है, और सामने आपको दिखाई दे रहा है एक बार कि DF1, DF2, DF3 दिखाई दे रहे हैं। कितने DF हैं? 15 सर। 15। ये है डिस्क्लोजर फॉर्म। क्या है ये? कि जब भी बैंक अपनी बैलेंस शीट फाइनल करता है तो इतनी चीज़ें उसे पब्लिक को डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, और ये डिस्क्लोज करने का काम कौन से पिलर पे है? देखो, थर्ड पिलर। थर्ड Third। पिलर, जिसका नाम मार्केट। और मार्केट डिसिप्लिन कैसे होगा? जब आप अपनी सारी प्रॉपर और अच्छी और सही इंफॉर्मेशन मार्केट के सामने रखेंगे तो आप इसका मतलब मार्केट डिसिप्लिन है, या सब लोग रखेंगे तो इसका मतलब मार्केट डिसिप्लिन में काम कर रहा है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन? अच्छा, फर्स्ट विच मॉड्यूल वी हैव टू स्टार्ट? आप बिल्कुल फर्स्ट मॉड्यूल से भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सेकंड मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 10 से शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको जीआईबी का जो एक रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक था उससे थोड़ी सिमिलरिटी है उसमें, वहां से शुरू करेंगे। मीन्स आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ सकता है, या जो ट्रेजरी प्रोडक्ट का मैंने आपको चैप्टर बताया उसको भी लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब आप प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं।
सर ये सब एबीएम ये बीएफएम दोनों को कैसे मतलब हम लोग प्रिपेयर करें बैलेंस करके? बैलेंस करने में तो ये है कि जब हम लोग करते हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं, 2-3 क्लास एक एबीएम के चैप्टर की लेते हैं, फिर 2-3 क्लास हम बीएफएम की, जिससे मिक्स करके चलते हैं। ठीक है। और सबसे बढ़िया बात क्या होती है, आपको एबीएम बीएफएम में जो भी टॉपिक सबसे अच्छा लग रहा है पहले उसे पढ़िए। क्योंकि आपका मैंने बताया था, एबीएम में बताया था मैंने कि आपने बीकॉम किया है, एमबीए किया है, बीटेक किया है, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। तो अच्छा, ये जो यूट्यूब में पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा पेपर का पहले क्लास लूंगा, इसमें बिल्कुल क्लियर कट आंसर मेरा ये है कि सब कुछ मिक्स चलेगा, क्योंकि बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं होगा कि पहले एबीएम ले लिया फिर बीएफएम, मिक्स चलेगा। न्यूमेरिकल 50 मार्क्स है, मतलब इसमें 50-50 मान लीजिए क्लास आप। सर ये कह रहे सर इसमें ऐसे भी होगा सर, अब की इस बार जेआईबी में था ना सर, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना सर, कुछ तो उसमें आ गए थे, प्रिंसिपल में भी आए थे सर। तो ऐसा तो नहीं सर इसमें भी फर्स्ट एबीएम का बताता जो हूँ भी? बताता हूँ इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मैं यहाँ सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, जो तीनों पेपर में से कहीं पर भी आते हैं। देखिएगा जरा, जैसे एनपीए, एनपीए एबीएम में, बीएफएम में, रिटेल में, तीनों में पूछा जाता है। ठीक है। ऐसे ही आपका प्रायोरिटी सेक्टर आपका एबीएम में और रिटेल में आता है। आमतौर पर इसमें क्वेश्चन नहीं आता। फिर आता है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट एबीएम में, रिटेल में। आपका वाईटीएम, जिसको हम टाइम वैल्यू मनी भी बोलते हैं, एबीएम में और रिटेल में। ठीक है। और आपका बेल रेशियो वाला एबीएम में, बीएफएम में और तीनों में आता है। ठीक है, तीनों में इसको पूछ लेता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का सवाल आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का सवाल बीएफएम में आता है। और जेआईबी के टॉपिक्स मोस्टली रिटेल में पूछता है। जो आपने जेआईबी में पढ़ा हुआ है, पीपीबी और एलआरबी मिला के थोड़ा सा और एक्सटेंसिव वो करके यहाँ पर पूछता है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? तो ये तो सर आपने बताया कि कौन कौन से टॉपिक कॉमन है इन सारे सब्जेक्ट में, हम्म लेकिन जो हमारे मित्र पूछे थे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पीपीबी में पूछ लिया था, वो तो सर कुछ भी कहीं से भी पूछ लेगा तो हम थोड़ी ना मना कर नहीं नहीं, वो सकते। देखो पूछा तो गलत था। जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पीपीबी में केवल एक आध जगह पूछ सकता था। कहाँ पे? जहाँ पे आरबीआई का वो था ना, पूरा आरबीआई एक्ट को थोड़ा डिफाइन किया था, एक आरबीआई के वर्किंग को डिफाइन किया था। वहां पर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे बैलेंस शीट कैसे साइन, कौन से सेक्शन में साइन की जाती है, या आप रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं तो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूछ सकता है। हाँ। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हमने टॉपिक यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ये आपको एबीएम में ही ओके करने हैं पूरे, जिससे कि आगे आए तो कोई दिक्कत ना हो। ये जो आपने बताया सर, जैसे सारे सब्जेक्ट का मतलब कुछ कुछ टॉपिक चलते रहेंगे, तो ये तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा कि किसी भी पेपर में कुछ भी पूछे तो हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा रहेगा हम लोग हाँ, के लिए तभी मैंने तो। बताया ना कि जी। ये वाले टॉपिक आपको पहले करने हैं, हम यस सर। कराएंगे। मतलब यस। आगे आ जाएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आपको इंटीमेशन मिल जाएगी जो भी होगी। ठीक है।